कमजोरी है बॉडी में, प्रॉब्लम है, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक हो, जहाँ पे आपको एक रेगुलर डोजेज चाहिए होता है, उसके बिना नहीं होता, आपकी बॉडी एडवर्स रिएक्ट करती है किसी चीज के लिए, खाने में आपके कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, ग्लैंड्स में कुछ भी आपको होता है, ज्यादा खड़े रहने पे पीठ में दर्द होता है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम, गाइस आप ऐसा समझो कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपके हिसाब से नहीं होने वाली है। हाय गाइस, हाउ आर यू? बहुत सारे लोगों ने डाउट्स भेजे हैं अपने कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं समझ आ रहा, बिकॉज लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है नोटिफिकेशन में। सो आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर चेष्टा अग्रवाल कि उन्हीं नोटिफिकेशन के ऊपर बात करें। सो उनसे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है इसी के ऊपर, तो वही मैं अभी प्ले करने वाली हूँ। आप वो रिकॉर्डिंग देखिए। अगर उसके बाद आपका कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ पर्टिकुलर डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करें। स्पेक्स वाले अलाउड है, ऑफकोर्स स्पेक्स अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है, बट स्पेक्स में भी जो कैटेगरी है, कितना नंबर होना चाहिए कितना नहीं, वो अभी आपको मैम बता देंगे। फीमेल की हाइट नहीं, फीमेल की हाइट 157 क्लियरली लिखा हुआ है। एंड अगर आपकी नहीं है, अगर आपकी 155 भी है, 156 विल नॉट वर्क। अगर आपकी कोई अलग से प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं अभी आईडी बताती हूँ आपका। जो बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, शौर्य और विवेक, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपको पता लगता रहेगा। मेरा नाम दिव्या गुप्ता, I'm a former assistant commander. I've worked with Central Armed Police Force and 5 years service. Or specifically, I mentor and teach students for CAPF and CDS examination. So उसके हमारे ऑलरेडी कोर्सेज अनअकैडमी पे चल रहे हैं। मैं पॉलिटी सब्जेक्ट लेती हूँ, मैं करंट अफेयर्स सब्जेक्ट लेती हूँ, तो उसके जो हमारा लेटेस्ट कोर्स है करंट अफेयर्स का, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज हम मेडिकल एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं, CAPF की। गाइज, इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, आराम से सुनिएगा जो डॉक्टर आपको कह रही हैं। इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो। नोटिफिकेशन में जो मेडिकल का क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो पूरा बात करेंगी, एक स्टेप लेके, ठीक है। उनको आपके कमेंट्स अभी नहीं दिख रहे हैं। इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप जो हमारा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, चैट नहीं, कमेंट में आप डाल सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना, तभी मैं इन डॉक्टर से पूछकर आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। डिफेंस मेंटोर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां डीएम करना या नीचे कमेंट में करना, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते हो। कैसे हैं आप लोग, सब लोग? वेलकम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चेष्टा अग्रवाल, MD डर्मेटोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिसिंग इन जयपुर हूँ, और आज मैं आप लोगों को एक मेडिकल फॉर्म के बारे में बताऊंगी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अपकमिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ मेडिकल क्राइटेरियाज एंड कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट कि आप सब पहले से ही इन सब के बारे में जानते हो, ताकि जब आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में जाएं तो आप रिजेक्ट ना हो पाए। पहली चीज जो आपके अपेंडिक्स नंबर 5 में दे रखी है, द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट शुड बी, आप लोगों का हाइट क्या होना चाहिए। वेरी इजी, अगर आप उसको सिंपली मेजर करें तो मेन में इट शुड बी 165 सेंटीमीटर्स और वुमेन में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन विच मीन्स कि अगर आप अपने चेस्ट को मेजर करते हैं एक मेजरिंग टेप से एट द लेवल ऑफ निपल्स, इट शुड बी 5 सेंटीमीटर ऑफ मिनिमम एक्सपेंशन। मतलब जब आप सांस ले रहे हैं और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, उस बीच में जो आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, इट शुड बी 5 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली कोई भी टेप हो आपके घर में, उसको लेके आप मेजर कर सकते हैं एंड जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और आपका जो एक्सपेंशन इट शुड बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वेट। मेन में द वेट शुड बी 50 kgs and in women it should be 46 kgs. Now another point which is very very important and वो है आपका आई विजन, आपकी आई साइट। अब आई साइट के कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। मैंने देखा कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। डिस्टिंक्ट विजन मतलब आप दूर तक का कितना देख पाते हैं। डिस्टेंट विजन ऑफ अ बेटर आई, जो आपकी दोनों में से कंपेयर करके बेटर आई है, वो होना चाहिए 6/6 और 6/9। उसका ये मतलब है कि अगर आपको पावर लगती है और अगर आप देखते हो दूर में, तो वो इंसान जिसको कोई पावर नहीं है, वो इंसान उस ऑब्जेक्ट को 6 मीटर के डिस्टेंस पे देख लेता है।
पर आपको वो 6/9 मतलब वही सेम इमेज जो वो 9 सेंटीमीटर पे देख पाता है, आप उसको 6 सेंटीमीटर पे देख पाओगे। सो दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस विजन इज एक्सेप्टेबल। इन्होंने इसका एक लिमिट दे रखा है, दैट इज अगर आपको रिफ्रैक्टरी इंडेक्स रहा हो, कभी आपकी आंखों में पावर रही हो, तो उसका जो लिमिट है वो -4 होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं। अगर आपका डिस्टेंट विजन है तो -4 होना चाहिए, और नियर विजन है तो +4, उससे बियॉन्ड एक्सेप्टेड नहीं है, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नियर विजन में ऐसे बोलते हैं कि कोई भी एक बुक, हमारे पास चार्ट होते हैं नियर विजन के लिए, अगर वो चार्ट में 33 सेंटीमीटर पे अगर उस चार्ट को रखा जाए, और अगर आप उसमें लाइन नंबर 6 पढ़ पा रहे हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के चार्ट होते हैं, अगर आप लाइन नंबर 6 पढ़ पा रहे हैं तो वो नॉर्मल विजन है, पर आप अगर 9 नंबर लाइन पढ़ पा रहे हैं तब भी वो नॉर्मल है। इसके बियॉन्ड 12 नंबर लाइन एंड फर्दर बियॉन्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, एंड दैट इज रिजेक्शन क्राइटेरिया, वो एक रिजेक्शन क्राइटेरिया हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका नियर विजन का पॉइंट। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने लेजिक, दैट इज आपने अगर ऑपरेशन करा रखी है चश्मा हटाने के लिए, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत जरूरी हैं। एक तो आपकी एज 18 से 35 इयर्स होनी चाहिए। एक्सियल लेंथ मींस आपकी आई का जो साइज होती है, ये जब आप लेजिक सर्जरी कराते हैं तो देखिए जैसे ये आपका आंख होता है, समवॉट लाइक दिस इज योर आईज, तो आपका जो एक्सियल लेंथ है आंखों का, दैट शुड बी 21 to 26 mm। फिर ये होता है आपका कॉर्निया, जो आपको काला हिस्सा दिख रहा है, दैट इज कॉर्निया, उसका थिकनेस इन्होंने बता रखा है जो होता है 42 माइक्रोन। आपकी जो आंखों की पावर है ऑपरेशन से पहले, ठीक है ना, आपकी जो पावर है ऑपरेशन से पहले 6 डायोप्टर्स होनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद आपकी आंखों की पावर स्टेबल होनी चाहिए, और मिनिमम ड्यूरेशन मतलब आपका जो लेजिक ऑपरेशन कराया हुआ है वो 6 महीने का ही पुराना होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इट शुड बी 6 मंथ कंप्लीट। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना पहले लेजिक कराया और आप आज अपना मेडिकल टेस्ट देने चले जाओ, नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दे कैन क्लियरली रिजेक्ट यू, ठीक है। सो लेजिक ऑपरेशन भी एक्सेप्टेबल है, बट उसकी कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं फॉर्म में, तो आप अपने जाकर यू कैन जस्ट गो टू योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आप उनसे मेजर करा सकते हैं ये सारे क्राइटेरिया, और आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं। नाउ अब अपने पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मैं उसको फोकस करना चाहूंगी, समथिंग कॉल्ड एज कैरिंग एंगल। ओके, बिफोर कैरिंग एंगल आई थिंक यस, कैरिंग एंगल क्या होता है, मैंने आपके लिए एक इमेज डाला है बच्चों, प्लीज हैव अ लुक ओवर दिस इमेज, आई होप इट विल मेक यू वेरी क्लियर। कैरिंग एंगल मींस अगर आप अपने हैंड को स्ट्रेट रखते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल सॉरी एक वर्टिकल लाइन जो आपके एल्बो से हमने ड्रॉ करी, और लाइन जो अपने फोरआर्म को मीट करती है, ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज कैरिंग एंगल। अब कैरिंग एंगल का लिमिट दिया हुआ है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। प्लीज रिमेंबर कि मेल्स में जो कैरिंग एंगल होता है दैट इज कंपैरेटिवली लेस, एंड फीमेल में कैरिंग एंगल ज्यादा होता है बिकॉज द पेल्विक एरिया इज ब्रॉड इन फीमेल। तो मेल्स में 15 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये वाला जो एंगल बनता है ये 15 डिग्री होना चाहिए मेल्स में, और ये चीज 20 डिग्री होनी चाहिए फीमेल्स में। इससे ज्यादा कैरिंग एंगल नहीं अलाउड है, तो आप लोग सब लोग ये चीज चेक करें बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट, ईयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो आपके कान में से कोई पानी वगैरह नहीं आना चाहिए, और आपको डेफनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको सुनाई अच्छी तरीके से देना चाहिए। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है जो आपके कान का जो ये ओपनिंग है ये छोटा होता है, जन्म से कई बार किसी लोगों में ये छोटा होता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो इस कान के रास्ते को ब्लॉक कर रही होती है, या कोई ट्यूमर हो जाता है, वो सारी चीजें अलाउड नहीं है, वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। अनदर पॉइंट जो आपको इसमें दे रखा है वो है टिनिटस, मतलब कई बार आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है, टन 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 की कोई आवाजें होती है, अगर वो आवाज आपको सुनाई दे रही है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। और वर्टिगो मतलब चक्कर आना, हमारे कान के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कॉन्क्रीशन होते हैं जो हमारे बैलेंसिंग को प्रॉपर रेगुलेट करते हैं, बट कई बार कई लोगों में वो बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होता, इसी वजह से उनको चक्कर आने लगते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे आपको रिजेक्ट करा जाए। दूसरा आते हैं नाक पर, अगर किसी कैंडिडेट का डेविएशन है, अगर आपको देखा हो आपने आपके दो नाक के बीच में एक सेप्टम है, अगर वो सेप्टम डेविएटेड है मतलब एक तरफ मुड़ा हुआ है, तब आप रिजेक्ट हो सकते हो। एट्रोफिक राइनाइटिस मतलब आपकी स्किन में एट्रोफी हो गई, जो अंदर आपका म्यूकोसा है वो श्रिंक हो गया है, प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं कर रहा,
तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। या फिर आपको लंबा इन्फेक्शन रहता हो, क्रॉनिक साइनसाइटिस, आपको लंबे टाइम से जुकाम रहता हो, ठीक है ना, आपकी नाक बंद रहती हो, आपको साइनोसाइटिस होता हो, वो सब चीजें आपको रिजेक्ट कर सकती है। अनदर पॉइंट इज नेक में देयर इज अ स्वेलिंग, लाइक नेक में आपको आमतौर पे थायराइड ग्लैंड होता है जो हम देख सकते हैं। अगर आपको थायराइड स्वेलिंग है या फिर यहाँ पे कोई लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स हमें बताते हैं कि कोई अंदरूनी तकलीफ है, लाइक कई बार मैलिग्नेंसी हो जाती है किसी को चेस्ट में, तब भी आपके नेक के लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। तो नेक में कोई लिम्फ नोड्स भी नहीं होना चाहिए, थायराइड ग्लैंड भी एनलार्ज नहीं होना चाहिए, और कोई बोनी डिफॉर्मिटी भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को स्पाइन की डिफॉर्मिटी हो या फिर किसी को क्लैविकुलर डिफॉर्मिटी हो, वो सब भी नहीं अलाउड है। अनदर पॉइंट इज टीथ। कैंडिडेट को इतने दांत होने चाहिए कि वो सब कुछ अच्छे से चबा के खा सके। इसमें ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि आपको 32 के 32 दांत होने चाहिए। उनका ये मतलब है कि इतने दांत होने चाहिए कि आप ढंग से चबा के खा पाओ। प्लस कोई पस कहीं से, कोई दांत से कहीं पस वस नहीं निकलना चाहिए, कोई फाउल स्मेलिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर जी बोलता है कि वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होने चाहिए। क्या मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? मतलब अगर आपका कहीं सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है और जिससे हुआ है वो ऑलरेडी कोई सेक्सुअली डिजीज कैरी करता हो, फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस हो गया, शैंकरॉइड हो गया, आपको यूरेथ्राइटिस हो गया, गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया, ये सारी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होता है। अगर आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आपके जेनेटल ऑर्गन में अगर कोई भी अल्सर है, कोई गांठ है, कोई नोड्यूल है, अगर आपके इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई वेनेरियल डिजीज हो सकती है। तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्रॉनिक स्किन डिजीज मतलब ऐसा कोई डिजीज जो लंबे टाइम से चल रहा हो, जैसे लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। सेकंड होता है डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, या फिर एक्सटेंसिव पिट्रियासिस वर्सिकोला विच इज अ फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में भभूति भी बोलते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है ये, जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है। फिर होता है सोराइसिस, जिसमें थिक आपके बहुत मोटे मोटे सफेद रंग के चकत्ते हो जाते हैं शरीर पे, जिसमें मोटी मोटी पपड़ी जमती है, उसको बोलते हैं सोराइसिस। और ऐसे ही होती है वो बीमारी जो धूप से बढ़ती है। तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको जो धूप से बढ़े, ठीक है ना। तो दैट इज दी लास्ट पॉइंट। फिर आता है जनरल स्टैंडर्ड, मतलब स्पीच नॉर्मल होनी चाहिए, कोई हकलाना नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो स्टैमरिंग। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी इंडिकेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, आपको लंबे समय से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे टीबी, जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, डायबिटीज होना, अस्थमा की शिकायत होना, या फिर हार्ट की कोई बीमारी होना। ये सारे क्राइटेरिया आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव परसेप्टेबल एंड विजिबल ग्लैंडुलर स्वेलिंग, कोई भी ग्लैंड में आपको स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरियाज है, ओके, अपन इसी पेज पे ही देख सकते हैं। चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म। अब आपका जो चेस्ट बना हुआ है उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कई बार लोगों का स्टर्नम अंदर दबा होता है या फिर स्टर्नम बाहर निकला होता है, ठीक है, जिसको हम पिजेड चेस्ट बोलते हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर अंदर दबा या बाहर निकला होगा तो इसका मतलब अंदर कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, हार्ट या लंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सारे हाथ पांव लिम्स आपके एब्सोल्युटली नॉर्मल होने चाहिए। सबकी मोटिलिटी मतलब सब अच्छे से काम कर रहे हो, हाथ आप अच्छे से मूव कर पा रहे हो, पाँव आप अच्छे से चला पा रहे हो, ठीक है। नाउ शुड नॉट हैव एनी ओल्ड और मार्जिनेटेड, मतलब अगर आपको कभी पहले कोई फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, अच्छा अगर फ्रैक्चर हो गया उससे कोई लेना देना नहीं, बट अगर वो ज्वाइन हुआ है वो दैट शुड बी नॉर्मल। कई बार क्या होता है आपको फ्रैक्चर हुआ, आपको पता ही नहीं लगा, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और वो गलत जुड़ जाता है। तो कोई भी माल यूनाइटेड फ्रैक्चर होगा तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। सो प्लीज चेक दिस। देयर शुड बी फ्री एंड परफेक्ट मूवमेंट, सारे जॉइंट्स में अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। नाउ फीट एंड टोज शुड बी वेल, आपके पाँव हाथ पाँव सब कुछ अच्छे से फॉर्म होने चाहिए। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कई लोगों को हार्ट में एक ही छेद होता है या फिर 3 छेद होते हैं, वो सब चीजें, मतलब कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, जैसे आप पैदा हुए हो तब से कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। लेजिक ऑपरेशन मतलब आंखों का पावर हटाने वाला ऑपरेशन अलाउड है, बट वो 6 महीने पहले होना चाहिए, ठीक है ना। Within 6 months is not allowed. Should not bear a traces of previous acute and chronic disease pointing to the intent. अगर आपको पहले कोई बीमारी हुई हो जिसकी वजह से आपको अभी भी उसके कोई फीचर्स हो, वो चीज अलाउड नहीं। जैसे अगर आपको पहले लेप्रोसी था, कुष्ठ रोग था और उसकी वजह से आपको आज कोई डिफॉर्मिटी है, तब आप डेफिनेटली एलिजिबल नहीं हो। ऑल्दो आप कंप्लीटली क्योर हो, अभी आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मिटी यू आर नॉट एलिजिबल।
नेक्स्ट इज अगर आपको कोई भी टाइप ऑफ हर्निया, मतलब चाहे तो वो अम्बिलिकल हर्निया जो पेट से निकल रहा हो, या फिर इंग्वाइनल एरिया से निकल रहा हो हर्निया, या फिर स्क्रोटल हर्निया हो, कोई भी हर्निया हो, नहीं अलाउड है। दोनों टेस्टिकल होना जरूरी है और दोनों नॉर्मल साइज के होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, मैंने देखा है कि वो टेस्ट भी करते हैं, दे पाल्पेट the guys, they usually they have to remove their shirt, they can even have they can palpate the scrotum to look for, वो आपके scrotum को palpate कर सकते हैं दोनों टेस्टिस देखने के लिए, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, मतलब आपका नी नॉक नहीं होना चाहिए। फ्लैट टो, मतलब आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, आप अपने पाँव को गीला करो एंड देन आप चलो, तो नॉर्मली आपका जो पाँव है it should be somewhat like this, है ना। आई थिंक यू ऑल नो दिस। सो दिस इज अ नॉर्मल फुट इंप्रेशन, बट कई लोगों में ऐसा भी हो जाता है, सो दिस कर्व इज लॉस्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट फुट। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। कुछ चीजें आप घर पे ही देख सकते हो। व्हाट आर द अदर पॉइंट्स इज they must have a good health, bodily health, free from any physical deformity which interferes with the performance of the duty. आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो आपकी ड्यूटी की परफॉर्मेंस को रोके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अस्थमा है, ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा भी रन करोगे तो आपको सांस फूलेगा, तो उस वजह से आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई सन इंड्यूस बीमारी है और अगर आपकी धूप में पोस्टिंग हो गई, ऑब्वियसली आप वर्क नहीं कर पाओगे, आपको खुजली स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल विद दिस, दैट आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो आपके वर्क को अफेक्ट करे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप दौड़ो और आपका सांस बहुत चलने लग जाए, या फिर इवन नॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाए। अब क्या वैल्यू होना चाहिए, आपका हार्ट बीट 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। जब हम भागते हैं दौड़ते हैं तो सबका इंक्रीज होता है, बट अगर नॉर्मली आप अपनी पल्स देखोगे, दैट शुड नॉट बी मोर देन 100 पर मिनट, ठीक है। दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू दी टैटू। अब कंटेंट मतलब टैटू में क्या चीजें हैं, इट मीन्स दैट अगर कोई रिलीजियस टैटू है जो किसी भी कंट्री के रिलीजन को, स्पेशली अपनी कंट्री जो सेक्युलर कंट्री है, किसी भी रिलीजियस कोई भी रिलीजियस टैटू हो जो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो चीज नहीं होना चाहिए। एज अलाउड इन द इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, अगर कोई रिलीजियस टैटू है जो किसी की सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता है, सपोज कोई मुस्लिम हो गया या फिर कोई सिख हो गया जिसने कोई टैटू बना रखा है जो उसके रिलीजन को उसके रिलीजन का टैटू है, वो तो परमिटेड है, ठीक है ना। बट किस एरिया में परमिटेड है, the tattoo marked on the traditional side of the body like inner aspect of the forearm but only on the left forearm, being non-saluting limb at the dorsum of the hand. Very important point। देखो, इन्होंने बोला है कि जैसे कोई भी फालतू टैटू, आपने कोई लव शेप बना लिया, किसी का नाम लिख दिया, वो सब फालतू चीज अलाउड है, ठीक है ना। बट अगर किसी का रिलीजियस कोई टैटू है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई सिख में है या फिर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदूज है, जिसके अंदर कोई टैटू जो उनके रिलीजन को के हिसाब से बना हुआ है, तो वो हम अलाउ करेंगे, बट वो भी उनके नॉन डोमिनेंट हैंड में होना चाहिए। मतलब अगर आप सल्यूट करते हो तो जिस हाथ से आप सल्यूट करते हो उस हाथ में वो टैटू नहीं होना चाहिए। नॉन डोमिनेंट हैंड में अगर होगा, और वो भी साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। आजकल फैशन चल रहा है ना, पूरे हाथों पे टैटू बना दिया, भैया वो अलाउड ही नहीं है, जाने का ही नहीं, आप जाओगे आप तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपने अपने हाथ पे बनाया तो 1/4 हिस्से से भी कम होना चाहिए वो चीज, ठीक है। सो प्लीज मार्क इट अप, दिस इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि कितना बॉडी वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है, आप अपना एज अपना हाइट नाप लो, उसके आगे आप अपना एज देख लो, और उस एज के हिसाब से आपका कितना बॉडी वेट होना चाहिए वो चीज दी हुई है। जस्ट मैच इट, ज्यादा है तो कम करो, कम है तो बढ़ाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आज आपको जरूरी था जानना आपके मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, समझ आया? वाज दिस हेल्पफुल? आई होप। गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है ना, उसको स्ट्रिक्टली मैम ने आपको समझाया है कि यार नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये आई साइट वगैरह मैम ने पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपके अंदर डाउट है कि यार मेरा कोई पेक्यूलर केस है, मेरा कोई स्पेशल केस है, मुझे स्पेशली पता लगाना है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। मेरा आईडी है डिफेंस मेंटोर, इस पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि यार ये प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली ये। प्लीज गाइज, नॉक नीज आर नॉट अलाउड, फ्लैट फुट नॉट अलाउड।
अब देखो, अगर आप पूछते हो कि नॉकनी या फ्लैट फुट को ठीक कैसे करा जाए, अब देखो हमें तो नहीं पता है कि कितना सीरियस कंडीशन है आपका, किसी का बहुत ज्यादा सिवियर होता है नॉकनी, किसी का थोड़ा बहुत होता है, तो ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं, तरीके होते हैं उनको ठीक करने के, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्पेसिफिकली डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी जो आपका केस समझेगा और आपको केस टू केस बताता है कि यार ऐसे रखो, जैसे कि नॉकनी के तकिया रख के सो, इस तरह की कुछ कुछ एक्सरसाइजेज है जो करनी होती है। फ्लैट फुट के लिए गाइस ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने में अपने फ्लैट फुट से कर्वी फुट बना लोगे, वो नहीं होता है, ठीक है। मेरा खुद का फ्लैट फुट था, ये मेरे को स्कूल में पता लग गया था मेरा फ्लैट फुट है, तो मैंने अपने लिए, मेरे मॉम डैड ने स्पेशल जूते बनवाए थे जिससे मेरा कर्व आया पैरों में, तो ये उसी टाइम कर दिया गया था। तो अब बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल गो टू अ डॉक्टर प्रॉपरली। मैंने जितने बच्चे मेरे पास आते हैं मैं सबको बोलती हूँ भैया सरकारी डॉक्टर के पास जाओ। तो अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी है, बॉडी में प्रॉब्लम है, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक हो, जहाँ पे आपको एक रेगुलर डोजेज चाहिए होता है, उसके बिना नहीं होता, आपकी बॉडी एडवर्स रिएक्ट करती है किसी चीज के लिए, ठीक है, ज्यादा चिल्लाने में आपके कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, ग्लैंड्स में कुछ भी आपको होता है, ज्यादा खड़े रहने पे पीठ में दर्द होता है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, गाइस आप ऐसा समझो कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपके हिसाब से नहीं होने वाली है, ठीक है। आप एक तरह के घोड़े हो वहां पे, भैया जब आपको मारा जाएगा आपको दौड़ना है, ठीक है। आप बेहोश हो जाओ, उठो और दौड़ो, सिंपल। ट्रेनिंग ऐसी होती है। डोंट थिंक कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, भैया आप ही को दिक्कत आएगी। हमारी ट्रेनिंग से बहुत 2-3 ऐसे लोग थे जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स थी और वो किसी तरह सेलेक्ट हो गए अंदर, उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं, उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज हुए, 3-3 4-4 महीने हॉस्पिटलाइज रहे क्योंकि इतना एक्सट्रीम हो गया और फिर उन्हें छोड़नी पड़ी फौज। तो इस तरह का सिचुएशन आना ही क्यों है? अगर आपको पता है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो लुक फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव करियर, ओके। लेकिन अगर इस मेडिकल एलिजिबिलिटी में आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है, देन इट्स ओके, प्लीज ज्वाइन, प्लीज कम। और फिर भी आप फुल डाउट में हो, मैं फिर से बोलूंगी कंसल्ट अ डॉक्टर, अदरवाइज आप मुझे डीएम करो आपकी प्रॉब्लम्स, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का पिटारा लेके डायरेक्ट डॉक्टर से बात करके एक बार में सारा क्लियर कर लूंगी, ठीक है। जो मेरे पास डीएम्स आए हैं, स्क्विंट इन द आई, माइनर थैलेसीमिया, ये सब मैं क्लियर कर चुकी हूँ, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं, डीएम मी पर्सनली, आई विल लुक इनटू इट, ओके। स्टे सेफ, प्लीज टेक केयर गाइस, एंड जय हिंद।